Alright, G, welcome to lecture number 3, and we were trying to learn present simple tense. In the last video, we talked about apostrophes. That's where we concluded the lecture. But before we concluded, we also talked about uh, what kind of subjects do we have, what kind of helping verbs do we have, what kind of main verbs are we dealing with here. लेकिन उससे पहले हमने सेंटेंसेस की बात भी की थी। सेंटेंसेस में हमने ऑब्वियसली टाइप्स पढ़ी थी कि कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनका मतलब क्या है, और आज हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि उनको यूज़ कैसे करना है। ये 30 मिनट्स का लेक्चर जो है, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, सो प्लीज़ कीप अ कॉपी एंड अ पेन with you. Write down everything, pause where it's needed, go to Google, research, go ask ChatGPT, double check, learn and build on whatever I'm telling you so that you can really understand by the end of this lecture how present simple tense will work. अच्छा जी, जैसे मैंने ये भी कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से अपनी स्कूल की, कॉलेज की ग्रामर्स में पढ़ते रहे हैं। हमने ये बात की कि सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी पढ़ा। ये मैं थोड़ा-सा रिकैप आप लोगों को दे रही हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बच्चों की बाइसिकल में पिछले व्हील के साथ, रियर व्हील के साथ 2 छोटे सपोर्टिंग व्हील लगे होते हैं। उसी तरह ये सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करते हैं हमारे मेन वर्ब को, जो कि ये है, जिसको एक्शन वर्ब भी हम कहते हैं। एक्शन वर्ब क्या होते हैं? उसमें हर वो तरह का काम या एक्शन आता है जो कि हम किसी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी हम ये काम कर रहे हैं। जैसे गो, वांट, लाइक, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वेक अप, क्राई, लाफ एटसेट्रा। ठीक है? अब आ जाएँ वापस जी सेंटेंसेस की टाइप्स की तरफ कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने कहाँ से ली है जनाब? ऑफ़ कोर्स गूगल इमेजेस से उठाई है। आप भी अगर किसी चीज़ के बारे में उसके इमेजेस को, चार्ट्स को, प्रेज़ेंटेशंस को सर्च करना चाहते हैं तो गूगल इमेज के ऊपर जाके अपनी क्वेरी टाइप करेंगे। गूगल इमेज कहाँ से आता है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप यहाँ पे सिंपली जाते हैं और google.com टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में, चाहे आप फ़ोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं। Before writing anything here, you will click on the images और अब यहाँ पे आप अपनी क्वेरी टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ सेंटेंसेस की टाइप्स and I press enter and it gives you a lot of charts as you can see here. जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, declarative sentence, interrogatives, imperative वगैरह, ये 3 टाइप्स तो हमने पढ़ी थी। उर्दू का भी एक इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट सा दे दिया हुआ है, assertive, imperative, interrogative and exclamatory या inflammatory। अच्छा जी, ठीक है, ये सब कुछ इस तरह से आपको जो भी आपका क्वेश्चन है या क्यूरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आप गूगल इमेजेस में टाइप करते हैं तो वो आपको इस तरह की कोई ना कोई एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देगा व्हिच मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पूरा चार्ट दे दिया है, मैं यहाँ पे ज़ूम कर रही हूँ आपके लिए, तो आप ये देख भी सकते हैं। बल्कि एक दफ़ा अगर इसको अच्छे तरीके से यहाँ वीडियो को पॉज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ें अच्छे तरीके से कि यहाँ कौन से सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ मैं मतलब आपको बता देती हूँ, डिक्लेरेटिव का लफ्ज़ जो है वो डिक्लेरेशन से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ऐलान करना, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऐलान किस लिए होता है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि ख़वातीन और हज़रात, ऐलान किया जाता है कि आपकी फ़्लाइट नंबर 278 जो है वो लेट हो चुकी है। तो ये ऐलान एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में डिक्लेरेशन, और इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, व्हिच इज़ दिस फर्स्ट टाइप। ठीक है? सेकंड, इंट्रोगेटिव्स के बारे में हम ऑलरेडी
बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी और आई गेस सेकंड लेक्चर में भी। इंट्रोगेटिव का वर्ड जो है वो इंटेरोगेशन से निकला है। इंटेरोगेशन कहते हैं तफ्तीश करने को या सवाल करने को। सवाल कोई क्यों करता है? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए सवाल करता है। जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, आस्क्स अ क्वेश्चन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, उसको फिर कहते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव नहीं कहेंगे, इंट्रोगेटिव। थर्ड आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का उर्दू में मतलब है हुक्मिया, जिसमें किसी चीज़ के बारे में ये बताया जाए कि यूँ कर लो, हुक्म दिया जाए। गिव्स अ कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर, हुक्म, इंस्ट्रक्शन, हिदायत दी जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, उसको कहते हैं इम्पेरेटिव। वैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट का वर्ड टेक्निकली नहीं आएगा, इम्पेरेटिव में कभी भी आप रिक्वेस्ट नहीं करते, यू जस्ट टेल देम व्हाट टू डू। अच्छा जी, एक्सक्लेमेटोरी का मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क से निकला है। एक्सक्लेमेशन मार्क एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होती है जिसके नीचे एक डॉट होता है। आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में भी बना होता है। आप व्हाट्सएप या मोबाइल पे किसी भी जगह कुछ टाइप कर रहे हो तो उस टाइपिंग कीबोर्ड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क बना होता है। हम बचपन में ग्रामर में भी पढ़ते आए हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी ऐसे फ़िक्रे के आखिर में लगता है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है ये, व्हाट अ ग्रेट आइडिया के आगे, जिसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो, खुशी का, गमी का, एक्साइटमेंट का, एंथुजियाज्म का, वगैरह वगैरह, या हैरानी का, एटसेट्रा। ठीक है? तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ लगाएंगे तो उस फिक्रे को क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी ही कहेंगे ना, क्योंकि उसमें इमोशन को एक्सप्रेस किया गया है। तो ये सेंटेंसेस बेसिकली आप यूँ कह लें कि ये एक्स्ट्रा टॉपिंग के सेंटेंसेस बताए हुए हैं। बेसिक केक जो है वो तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस होता है। बाकी के सारे ऊपर एड ऑन्स हैं। वो जितना आप पढ़ते जाएँगे, जितना डेप्थ में जाते जाएँगे लैंग्वेज की, उतनी ज़्यादा चीज़ें निकलती जाएँगी। ठीक है, नीचे उन्होंने 2 और भी टाइप्स आपको बताई हुई हैं। एक है कंपाउंड। कंपाउंड में एक फ़िक्रे के 2 पार्ट्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा। उसकी निशानी क्या है? जैसे ये सेंटेंस देखिए, शी लव्स म्यूज़िक बट ही प्रेफर्स स्पोर्ट्स। 2 हिस्से हैं, सेंटेंस एक ही है। कैसे पता चला? बीच में एक कॉमा है और एंड पर फुल स्टॉप है। अगर यहाँ पे शी लव्स म्यूज़िक के बाद फुल स्टॉप होता और ही प्रेफर्स स्पोर्ट्स के बाद भी फुल स्टॉप होता तो 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट इंडिविजुअल सेंटेंसेस होते। लेकिन क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है, बीच में कॉमा के साथ सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें हर पार्ट इंडिपेंडेंटली अपना एक मायने रखता है। यानी अगर आप इनको अलग-अलग भी पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ अगर आ जाएँ तो इसमें अच्छा, ये एक वो बात है जो हम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्किप कर दी थी कि मैं आगे जाके बताऊँगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? उसमें भी वैसे ही होता है जैसे कंपाउंड में है। 2 हिस्से होते हैं, कॉमा के ज़रिए सेपरेट किए होते हैं, एक एंड पे फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है कि अगर उसको आप अलग से पढ़ें ना, दूसरे हिस्से के बगैर, तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज़, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, मुनहसर है, अपना मतलब समझाने के लिए मोहताज है दूसरे क्लॉज़ की या दूसरे हिस्से की। क्लॉज़ का मतलब फ़िक्रे का हिस्सा। एक क्लॉज़ और दूसरा क्लॉज़, यानी एक पार्ट और दूसरा पार्ट। जैसे कि यहाँ पे आप फ़िक्रा देख सकते हैं। लेट मी ट्राई इफ आई कैन ज़ूम इट फर्दर। नो आई कांट। अच्छा जी, ऑल्दो शी लव्स म्यूज़िक, ही प्रेफर्स स्पोर्ट्स। अब इसमें एक फ़िक्रा जो है उसको मैं अलग से पढ़ती हूँ, ही प्रेफर्स स्पोर्ट्स। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ही प्रेफर्स स्पोर्ट्स। आपको इसको सुन के ये फीलिंग नहीं आ रही कि ये इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है। कोई ऐसी बात थी जो कहना चाह रहे थे हम, लेकिन हम नहीं कह पाए, रुक गए। लेकिन अगर पहला पार्ट अलग से पढ़ें सिर्फ, ऑल्दो शी लव्स म्यूज़िक। अब ऑल्दो का मतलब उर्दू में होता है अगरचे। अगरचे उसे म्यूज़िक पसंद है, यहाँ तक कह के अगर मैं रुक जाऊँ, तो आप कहेंगे अच्छा फिर आगे, आगे बोलो, कंप्लीट द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रेज़ या ये क्लॉज़ या ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंडेंट है दूसरे पार्ट के ऊपर अपना मतलब समझाने के लिए। अलग से इसका कोई मायने नहीं निकलता। ये एक बेमायनी स्टेटमेंट है। जबकि ही प्रेफर स्पोर्ट्स मीनिंगफुल है।
उसका मतलब भी समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हुआ जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी और एक होगी इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। कंपाउंड सेंटेंसेस के उलट है, इसमें क्या होगा, दोनों फ्रेजेस का अपना अपना मतलब होगा। तो इसका मतलब है एक क्लॉज ले लें या दूसरी ले लें, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपना मतलब समझाने के लिए। आई होप कि मैंने ये बात क्लियर कर दी है। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो अब आप क्या करेंगे, अब मैं मजीद इसके ऊपर बात नहीं करूंगी, अब आप जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को एक कमांड देंगे और उसे कहेंगे कि आपको मतलब समझाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में और कंपाउंड सेंटेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने सेंटेंसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया है। अब मैं वापस आती हूँ इस पिक्चर के ऊपर। अच्छा, हमने ये बात की थी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव क्या ज़ाहिर करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, क्वेश्चन इंसान तभी करता है जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप सिर्फ एक ही मीडियम इस्तेमाल करते हैं, वो है किसी से सवाल करना। सवाल करने में किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, किस तरह एक्शन वर्ब इस्तेमाल होगा, पहले आएगा या बाद में आएगा, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा, अगर उसमें सब्जेक्ट लगेगा तो कैसे लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा तो कैसे लगेगा, उसकी एक्चुअली तरतीब क्या होगी। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे बीच में क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं, एरोज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ वहाँ जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट you it's not making any sense right now, but inshallah by the end of this lecture it will all come together to make sense. So आए इसको ब्रेक डाउन करते हैं जनाब। सबसे पहले हम आते हैं अपने सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। आपको याद होगा कि मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी बात बताई होती है, वो बात किसी के ऊपर तबसरा भी हो सकती है, कोई कमेंट भी हो सकता है, अपनी रूटीन बताना भी हो सकता है, किसी खबर के बारे में बात करना भी हो सकता है, मौसम का हाल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा ये अभी हम यूजेस पे नहीं आए, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि अभी हम ये पूरा डिब्रीफ सेंटेंसेस का लेने के बाद अच्छी तरह डिस्कस करके उसको अपने दिमाग में बिठा लेने के बाद हम यूजेस की तरफ भी जाएंगे और वहाँ पे होगा हमारा वो वाला प्रॉमिस पूरा जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे कहा था कि अगर आप एक ये टेंस ही अच्छी तरह समझ लेना तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप मेरे साथ आएँगे इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे और हम यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काम करेंगे। अपने कॉपी पेन सँभाल लीजिए क्योंकि आपको यहाँ लेक्चर में हो सकता है कि बार-बार पॉज़ करके आपको ज़रूरत पड़े कि आप जाएँ वापस और कुछ राइट डाउन करें अपनी कॉपी में, उसको समझें और फिर आगे कंटिन्यू करें। अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहेंगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी? सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ, मैंने बात की थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई एक्शन परफ़ॉर्म कर रही है, जिसको उर्दू ग्रामर में आप पढ़ते होते थे फ़ाइल। फ़ाइल यानी कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म करने वाला, कोई भी फ़ेल अंजाम देने वाला, अगर उर्दू में बात करें, ठीक है? अब जो भी बंदा काम कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो काम मैं भी कर सकती हूँ, मैं यानी कि आई। अब मैं कौन हूँ? मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। यहाँ पे बेशक पॉज़ कर लीजिए, इसको अच्छी तरह समझिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले सेकंड लेक्चर में भी बताया था। मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन और आई, मैं कितने लोग होते हैं? एक ही होता है, वो हमेशा प्लूरल कभी भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब मैंने सिंगुलर लिखने में सिंगुलर पूरा लिखने की बजाय SING लिख के आगे डॉट लगा दिया। इसको ये मत पढ़िएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंग। इस सिंग तब पढ़ते जब एंड पे पीरियड या डॉट फुल स्टॉप नहीं होता। फुल स्टॉप का मतलब है कि ये मैंने किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। बहुत सारे बच्चे अब लेक्चर नोट करने में बहुत सारे वर्ड्स के एंड पे इस तरह से डॉट लगाते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा लेक्चर में पूरे वर्ड्स लिखने का टाइम नहीं होता। लेकिन क्योंकि मुझे डर है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे तो मैं इसको फॉर द फर्स्ट टाइम पूरा लिख देती हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है जी? एक और सब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो है वी। वी मतलब हम, वेरी सिंपल, लेकिन ये है प्लूरल। इसके बाद आप आ जाएँगे दे। दे का मतलब उर्दू में वो सब और ये भी है प्लूरल।
ठीक है जी, अब मैं इसके एंड पे आपसे पूछूँगी कि आपने नीचे कमेंट में लिख के बताना है कि वी और दे इनमें से कौन-सा फर्स्ट पर्सन है, कौन-सा सेकंड पर्सन है और कौन-सा थर्ड पर्सन है। अगेन आपके रिसर्च के मेथोडोलॉजीज़ बहुत बदल चुके हैं, इसलिए थोड़ा-सा रील्स पे फ़ोकस करने की बजाय गूगल, बार्ड, जेमिनी, चैटजीपीटी, क्लॉड जो भी आपने इस्तेमाल करना है उसे इस्तेमाल करें और लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझें कि लैंग्वेज के एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंग्रीडिएंट्स की एग्जांपल दी थी कि इंग्रीडिएंट्स पे फोकस किया करें, इंग्रीडिएंट्स को समझा करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलके एक सेंटेंस बनता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सालन, एक हांडी, एक केक या कोई भी खाने की चीज़ कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स से मिलके बनती है। अगर आप वो बेसिक इंग्रीडिएंट्स उसी तरतीब से नहीं डालेंगे जिस तरतीब से डालने चाहिए, तो आपको आपका मतलूबा खाना नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने चिकन कढ़ाई की एग्ज़ाम्पल दी थी आपको, आपके पास प्याज़, टमाटर, मसाले और चिकन मौजूद हैं। क्या आप यूँ कर सकते हैं कि आप चिकन बना के बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सौते करके उसमें मसाले-वसाले डाल के और आग बंद कर दें और उसके बाद प्याज़ और टमाटर काट के ऊपर फैला दें? तो क्या आपकी चिकन कढ़ाई बन जाएगी? ऑफ़ कोर्स नहीं बनेगी। उसी तरह जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो आपने सब्जेक्ट पहले लगाना है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे, फिर एक्शन वर्ब या मेन वर्ब लगाएँगे और फिर लगाएँगे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? एक्शन वर्ब की शक्ल कैसी होगी? दैट इज़ डिटरमाइन्ड बाय you are supposed to say that is determined by the tense that you are using. ठीक है जी, टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो एक्शन परफॉर्म किया गया है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी शर्क वर्ब की शक्ल क्या होगी, किस तरह की फॉर्म इख्तियार करेगा। ये मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई बात, ये बहुत सिंपल बात है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझेंगे। ठीक है जी, आगे आए। कुछ और प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन का नाम। कोई भी नाम हो सकता है, ये दुनिया में किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, आपके किसी पेट का नाम हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो दुनिया में किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाएँ हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ जिनको हम एक मुश्किल सा नाम लेते हैं, कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हम सिर्फ़ 2 हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे जो कि डू और डज़ हैं क्योंकि इन 2 हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा प्रेज़ेंट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अलाउड ही नहीं है। बात ही ख़त्म, मसला ही हल। आपको कोई एक्स्ट्रा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएँ मेन वर्ब की तरफ जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब के ऊपर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। एक्शन का मतलब आपको पता ही है। अंग्रेज़ी में जैसे बार-बार कहती हूँ कि अंग्रेज़ी ऐसी ज़ुबान नहीं है जिससे आप फ़ैमिलियर ही नहीं हैं। यानी ये कोई संस्कृत नहीं है, ये कोई इब्रानी ज़ुबान नहीं है, ये कोई मैंड्रिन चाइनीज़ नहीं है कि आपको पता ही ना चले कि पता नहीं अल्लाह जाने किस वर्ड की बात हो रही है, किस जहान की बात हो रही है। इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। सो मच सो कि वो लोग जो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं होते, बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं होते, स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती उन्होंने, वो भी अपनी ज़ुबान में, अपने बोलचाल में, कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ चाहे गलत ही सही, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वो मोबाइल को मोबाइल ना कहेंगे, चलो मोबाइल कह देंगे, वो पाइप को पाइप ना कहेंगे, पैप कह देंगे, लेकिन वो कहेंगे तो। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ी के वर्ड उनसे भी फ़ैमिलियर हैं। वो भी उनको भी पता है कि अच्छा ये अंग्रेज़ी का वर्ड है, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो आप अल्लाह का शुक्र है कि आप इतने लिटरेट तो हैं, बेशक बहुत पढ़े लिखे नहीं भी हों अगर लेट्स सपोज़, आप इतने टेक सेवी हैं कि आप यूट्यूब इस्तेमाल करके फ़ेसबुक इस्तेमाल करके आपने इस कोर्स का लिंक देखा, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करके इस कोर्स के ग्रुप में मौजूद होंगे और यूट्यूब इस्तेमाल करके ये लेक्चर सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक्शन का मतलब तो पता ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था एक्शन में बहुत सारे काम आ सकते हैं, इसकी लिस्ट एंडलेस है, ठीक है? तो आप पूरी दुनिया में हर एक्शन वर्ब या हर मेन वर्ब जो है उसकी फॉर्म का रट्टा नहीं लगा सकते। लेकिन आप बेसिक फ़ॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी काम को एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्शन वर्ब है जैसे डू, सिंग, कुक, क्राई, laugh, smile, sleep, wake up or get up, read, write, listen and so on and so forth. टिपिकली ग्रामर में 2-200 अल्फाज के एक्शन वर्ब की लिस्ट बनी होती है।
उनकी आगे 3-3 या 4-4 फॉर्म्स भी लिखी होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के रट्टे तो लगाए होते हैं, जिसमें मोस्ट टिपिकली ईडी ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, और फोर्थ फॉर्म पे हम क्या कहते थे जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। आपको ये भी याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चार्ट ऐसा दिखाया था जिसमें फिफ्थ फॉर्म का भी कॉलम बना हुआ था। फिफ्थ फॉर्म में के कॉलम में क्या था, फर्स्ट फॉर्म के साथ जी एस या ई एस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख भी सकते हैं दोबारा, और दूसरा ये कि जो मैंने आपको तरीका बताया रिसर्च करने का, उससे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नहीं समझ आए, बेशक उर्दू में चैट जीपीटी को एक कमांड दें और सीखें, समझें और दिमाग इस्तेमाल करें कि आपने पूछना क्या है। अगर आप गलत सवाल पूछेंगे, गलत नहीं गलत सवाल पूछेंगे, तो आपको गलती जवाब मिलेगा। तो आपका काम है कि आप दुरुस्त सवाल पूछने के लिए भी थोड़ी अकल की ज़रूरत होती है, वो अकल मैं आपको यहाँ इस कोर्स में दे रही हूँ। ठीक है, मेन वर्ब के आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो किताब वो चीज़ है जिसको पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना? और मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ। तो आपके लिए ये समझना बहुत ईज़ी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि एक्शन इज़ परफॉर्म्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए वैसे तो मैं बहुत दफ़ा बोल दिया लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसकी तरतीब की तरफ। अब मैं आपको एक ऐसा फ़ॉर्मूला देने लगी हूँ जो आपकी जनाब ज़िंदगी बदल देगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अब ये ना कर लीजिएगा कि एस की तरफ से अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लें या कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि पता नहीं है मैम ने सिंगुलर लिखा है, पता नहीं प्रोनाउन लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। मैंने सब्जेक्ट के लिए एस लिखा है, और ये मैं बार-बार अब पूरे-पूरे वर्ड नहीं लिखूँगी, खुद ही लिख लें। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है तो वो होगा, उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल होगा, और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। ये है एक बिल्कुल सादे से, बिल्कुल सिंपल से, सिंपल पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव सारे सेंटेंस टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। उन सब के लिए ये एक फॉर्मूला है। अब 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, मैंने ये कहा ये फॉर्मूला लिखते हुए कि अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना हुआ तो वो यहाँ पे होगा। ये अगर मैंने क्यों इस्तेमाल किया? अभी भी इस फ़ॉर्मूले में कोई कन्फ्यूज़न है, अभी भी इस फ़ॉर्मूले के अंदर कोई एक्सेप्शंस है, तो फिर आपने फ़ॉर्मूला ही क्यों दिया है मिस? बात ये है कि लैंग्वेज में कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, रूल्स होते हैं और उन रूल्स की एक्सेप्शंस भी होती हैं। ठीक है? एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि उस रूल से हट के भी काम हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा जी? लैंग्वेज एक रिवर की तरह है, इट्स फ्लोइंग, it's variable, it changes, and there are going to be a lot of unexpected turns as well. ये बात ज़हन में रख के जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको हैरानी या परेशानी नहीं होगी कि ओह! ये तो इतने सेट फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग जा रहा था, ये एकदम क्या हुआ? ठीक है जी। मैंने अगर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेज़ेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता रुक-रुक के बोल रही हूँ, तोड़-तोड़ के, ताकि आप इसको एब्ज़ॉर्ब कर लें। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ़ तब आएगा जब आपने किसी चीज़ पे ज़ोर देना है, तायीद करनी है, ताकीद करनी है, एम्फसाइज़ करना है, किसी चीज़ को फ़ोर्स करना है। दोनों की एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, आई रीड बुक्स एवरी डे। ही go to college every day। अगर आपकी दिमाग की बत्ती अब तक नहीं जली तो वापस जाएं और उस स्लाइड पे फोकस करें जहां मैंने आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कैसे होते हैं, उनकी शक्लें कैसे बदलती हैं, या मेन वर्ब्स कैसे बदलते हैं। ठीक है जी, आपको मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट्स को, बल्कि मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, सब्जेक्ट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट सिंपल की बात हो रही है, किसी और टेंस की तरफ जाने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक क्लास है हमारी आई, वी,
दे और यू, और क्लास नंबर 2 है हमारी ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन। ठीक है जी, ये बात अब आपने यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ तो अब आप याद कर लीजिएगा। जब आई, वी, दे और यू इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को एज सच ही इस्तेमाल करना है। कोई चेंजिंग नहीं करनी उसमें, जैसी वो है वैसे ही लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई रीड, मैंने ये नहीं लिखा आई रीडिंग बुक्स एवरीडे। ये ऐसे आप मैसेजेस मुझे जो व्हाट्सएप पे करते हैं ना, वो इसी तरह के मज़ाहिया मैसेजेस करते हैं। अब आपने ये याद रख लेना है कि प्रेजेंट सिंपल का जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें कोई एस नहीं आएगा, कोई ई एस नहीं आएगा, कोई आई एन जी नहीं आएगा। कब? जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो आई, वी, दे और यू। अगर आपके सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या कोई भी नेम आए, कोई भी थर्ड पर्सन नेम, तो फिर आप क्या करेंगे जनाब? फिर आप ये करेंगे कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाएंगे एस या फिर ई एस। अब इस फॉर्मूला के तहत ये वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, इस फॉर्मूला के तहत ज़रा इस सेंटेंस को पढ़ें और देखें क्या गलती है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो रहा है ही, तो फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। अब आपका काम क्या है? आपने हर सब्जेक्ट उठा के ना कम अज कम 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं विद डिफरेंट एक्शन वर्ब्स। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सबकी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाएं। सबकी एक एक एग्जांपल मैं दूंगी और हर एक की 5-5 मजीद एग्जांपल्स आपने खुद बनानी है। आई कुक इन दी इवनिंग, मैं शाम में खाना पकाती हूँ। ठीक है, आई सब्जेक्ट कवर हो गया और मैंने वर्ब यूज किया कुक। याद रखें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। कब लगेगा हेल्पिंग वर्ब? एक ही सूरत में लगेगा, वो सूरत मैं एंड पे बताऊंगी। अभी एक्सरसाइज देखें। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा वी गो टू द बुक क्लब एवरी वीक, हम हर हफ्ते बुक क्लब में जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका एक्शन वर्ब फिर डिफरेंट है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका दे यानी वो सब। दे गो टू द पेट क्लिनिक एवरी मंथ, वो हर महीने पेट क्लिनिक जाते हैं। वो यानी एक से ज्यादा लोग। यू जो है वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मैंने पहले भी बताया था। दोनों तरह से फिक्रे बना के देख लें बेशक। यू स्पीक वेरी वेल। स्पीक जो है वो आपका एक्शन वर्ब है, कोई एस या ई एस नहीं आया और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। और अभी तक हमने ये जितने भी इस्तेमाल किए हैं आप नोटिस करें, सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल एज सच इस्तेमाल हुई है जैसी कि वो ओरिजिनली होती है। कोई चेंजेस नहीं आए उसमें। अब आ जाए जनाब दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे रूल के ऊपर, जिसमें ये हम 3-4 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे सब्जेक्ट की कैटेगरीज, और उसमें हम वर्ब को भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और से देखिएगा, मैं लिख रही हूँ ही cries a lot when he goes to school every morning। अच्छा, ये भी नोट करें कि ये वाला जो पार्ट हाईलाइट मैंने किया है ना, अगर आप इसको काट भी दें, ही क्राइज अ लॉट, ये तब भी एक सेंटेंस कंप्लीट है। मैंने ऐसे ही आपको एक वेरिएशन देने के लिए पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाए शी comes to the prayer room at 5 p.m. every day। नोटिस करें तो मैंने क्राई जो हमारा ओरिजिनल होता है फर्स्ट फॉर्म, वो है क्राई, CRY। मैंने इसको क्राइज कर दिया है, IES लगा दिया। ठीक है, इसी तरह कम
फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया साथ तो कम्स बन गया। क्यों लगाया एस, ये मुसीबत हमें क्यों पड़ी? इसलिए बड़ी जनाब कि हमारा रूल है कि हम ही शी इट या किसी भी थर्ड पर्सन नेम के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इट रेन्स here in the UK every other hour। हर दूसरे घंटे यूके में यहाँ बारिश हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इट के साथ भी रेन नहीं लगाया, रेन्स लगाया। अब खुदा का वास्ता है, ये रूल याद रखिएगा। अपने बारे में भी जब बात कर रहे होते हैं, कोई सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इस तरह से बनाएं हमेशा प्रेजेंट सिंपल में कि उसमें कोई भी एस या ई एस नहीं लग रहा होता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा होता, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक हमारा आखिरी केस रह गया, वो ये था थर्ड पर्सन का नाम। कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, यहाँ पे सारा लिख दें। ठीक है जी, सारा लिख दें, शगुफ्ता लिख दें, इकराम लिख दें, अकरम, असलम, कुछ भी लिख दें। यहाँ पे सारा completes her assignment on time। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल जो है वो हर सेंटेंस की, हर सब्जेक्ट की, हर डिफरेंट एक्शन वर्ब की दे दी है। मैंने कहीं भी एक्शन वर्ब रिपीट नहीं किया, मैंने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, मैंने कहीं भी एक्शन वर्ब के साथ एस नहीं लगाया या ई एस नहीं लगाया जहाँ पे सब्जेक्ट ये चार हों। मैंने हमेशा हर उस सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या एस लगाया जहाँ पे ये सब्जेक्ट हो। ठीक है जी, आप पॉज करके भी इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद आपने जनाब यही एक्सरसाइज करनी है कि हर सब्जेक्ट को लेके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। हर सेंटेंस में आपका एक्शन वर्ब फर्क होना चाहिए। अच्छा, ये रौला तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि एस या ई एस लग सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ सिंपल सेंटेंस में नहीं लगेगा जी। क्यों नहीं लगेगा और कहाँ लगेगा वो भी बता देती हूँ। यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस ओनली व्हेन, यहीं पे लिख देती हूँ, यू हैव टू emphasize on something। अब ये बात आपने गौर से सुननी है, ये बड़ा बारीक एक नुक्ता है। नुक्ता ये है जनाब कि मैं आपसे ये कहती हूँ अली गोज टू स्कूल एवरी डे, बिल्कुल सादे सादे फिक्रे में बना रही हूँ। ठीक है, आप कहते हैं नो ही डज नॉट। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि अली गोज टू स्कूल एवरी डे। आप कहते हैं नो ही डज नॉट, नहीं जाता ही नहीं है वो तो। जब आप 2-3 दफ़ा ये बात दोहराएँगे और मुझे फ़ॉर श्योर पता है कि वो जाता है बेचारा स्कूल, तो मैं कहूँगी कि नहीं, अली डज़ गो टू स्कूल। फ़ोकस करके, एम्फसाइज़ करके, ज़ोर देके मैं कह रही हूँ, नहीं भई मुझे पता है वो फ़ॉर श्योर कन्फर्म वो जाता है। तो मैंने कैसे चेंज किया उसको ज़ोर देने के लिए, अली डज़ गो टू स्कूल। ठीक है? क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने गोज़ का जो ईएस है वो हटा दिए और मैंने डज़ लगा दिया। ये डज मैंने क्यों लगाया है, ये मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हुए ये रूल भी बताती हूँ। ठीक है, डू क्यों नहीं लगाया, ये रूल आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बल्कि चलें शुरू ही कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब के लिए फिर से हम जाते हैं इन सब्जेक्ट कैटेगरीज की तरफ। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये वाला पार्ट हम रहने देते हैं। आई, वी, दे और यू अगर ये सब्जेक्ट हो तो इनके साथ आप लगाओगे डू। अगर ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन किसी का भी नेम हो तो आप लगाओगे डज। अब ये फॉर्मूला सोचें, देखें और इसको यहाँ अप्लाई करें। अली के साथ मैंने लगाया डज। ठीक है,
सिर्फ उस केस में जब मैंने तायीद करनी हो, किसी चीज़ पे ज़ोर देके कहना हो कि नहीं भाई कंफर्म बात है, होता है ऐसे। अली गोज़ टू स्कूल एवरीडे, आप नहीं मान रहे, सादा मेरी सादा सी बात आप नहीं मान रहे, तो मैं कहूँगी नहीं भाई ही डज़ गो टू स्कूल। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई गो टू कॉलेज एवरी डे और आप ना माने, तो मैं कहूँगी नहीं आई डू गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है? अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में एम्फसाइज करने का कोई चक्कर नहीं है। एम्फसाइज करें, ना करें, सादा बनाएं, कोई बनाए, कुछ बनाए फिक्रा। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, उसमें मिस किसी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है कि किसी सूरत भी हेल्पिंग वर्ब मिस नहीं होना, आना ज़रूर है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, डू आना है या डज आना है, कैसे पता चलेगा, वो सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। इसमें भी आपने अगेन सेम एग्जांपल, आपने सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है, हर सब्जेक्ट को उठाएं, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएं, डिफरेंट एक्शन वर्ब लगाएं और फिर देखें कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा जो भी डू या डज, मेन वर्ब जो है ना उसकी तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वो चेंज कुछ नहीं हो रही, वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे मैं MV1 लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। आई डू नॉट read my book. Ali does not cut the grass. My mom does not mop the floor. ठीक है जी, 3 सेंटेंसेस तो मैंने यहीं बैठे-बैठे आपको बना दिए हैं और बाकी के सेंटेंसेस आप खुद बनाएँगे। यहाँ तक इसको कीजिए प्रैक्टिस और इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इस छोटे से एपिसोड का रीकैप और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।